मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय कालाकांड में कुछ नई चीजें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, सर के निर्देशन में ही हो रहा है, किसी एक के सहयोग से ये संभव नहीं है। हमारे विभाग का सहयोग और आप जैसे अच्छे विद्यार्थियों का सहयोग है तो यह कार्यक्रम बहुत आसानी से, बहुत सफलता के साथ, बहुत इजी गोइंग कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग मशरूम उगा लिए, देख लिए, उगाना सीख लिए, ये बहुत आसान है। तो आप समझते हैं कि मशरूम क्या है? क्लासिफिकेशन आप पंचाई पढ़ते हैं, माइकेस वर्ड का अर्थ होता है माइकोलॉजी, जहाँ पे मशरूम का अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रीक वर्ड माइकेस और लोगोस। वर्ड माइकेस मीन्स होता है फंजाई और मशरूम, और लोगोस की मीनिंग होती है नॉलेज और स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्त करना। उससे पहले हम एक और अच्छी चीजें जान लेते हैं कि व्हाट इज मशरूम या डिफाइन मशरूम। फंगस क्या है? फंगस एक फलनकाय है या खाने योग्य फलनकाय है, जिसको हम खाने के रूप में विशेषतः उपयोग करते हैं, उसे ही मशरूम कहा जाता है या खाने योग्य मशरूम कहा जाता है। फंगस इज ए एडिबल फ्लैशिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई, इट इज कॉल्ड एज मशरूम। जब वो खाने योग्य होगा तभी तो मशरूम कहा जाता है, खाने योग्य मशरूम कहा जाता है। मशरूम की दो प्रजातियां हैं सामान्यतः, या दो प्रकार का मशरूम, एक जहरीला और दूसरा खाने योग्य। तो जहरीले मशरूम का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बस उसके लिए हम समझते हैं क्या है। पहली चीज, आज हमारे विशेष कोर्स में है मिल्की मशरूम। हमने बटन लगाया कॉलेज में, उसका भी एक विशेष टेम्परेचर था, वो हमने नवंबर में लगाया। फिर हमने फरवरी माह में डिग्री मशरूम लगाई, इसको ओयस्टर मशरूम कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे मशरूम का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे मशरूम लगाने जा रहे हैं जो इस मौसम में बहुत आसानी से उग जाता है। थोड़ा सा हम देरी से, जो मार्च में लग जाना चाहिए था 15 मार्च तक, वो हम 10 दिन देरी से चल रहे हैं। फिलहाल सीखने के लिए सबसे अच्छा अवसर मिला, हम सीख ही लेते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज मिल्की मशरूम, जिसको दूधिया मशरूम कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है कैलोसाइट इंडिका। यह बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है। सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना हम लोग पढ़ते हैं ना अच्छे से, सारे विद्यार्थी जानते होंगे, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ के हो, 8th सेमेस्टर के हो या 6th सेमेस्टर के हो। बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है। अब यह मिल्की मशरूम एक्चुअल में है क्या? एज लाइक बटन मशरूम है, इसमें जो स्टिक या स्टॉक होता है, तना जैसी जो संरचना होती है, बटन की अपेक्षाकृत दुगुना तिगुना लंबी होती है। सामान्य सी बात है कि अगर कोई मशरूम है, उसके प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट चाहिए या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। वो रिक्वायरमेंट क्या होगा? उसमें एक विशेषता तापक्रम आता है कि कौन से तापक्रम पे मशरूम अच्छा होता है। तो सामान्यतः मिल्की मशरूम उगाने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बहुत ही उचित माना जाता है। कौन सा तापक्रम? 25 से 30। इनकेस 30 से 35 है तो भी चल जाता है। इससे ज्यादा है, हमने आपको अभी बताया कि वह 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक चलता रहता है। इसके एक्सपोज जो है ना तो मरते हैं ना तो डॉर्मेंसी कंडीशन में आते हैं। इसके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा जो अच्छा सुटेबल कंडीशन है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, सापेक्षिक आर्द्रता, वह 80 से 90% या 70 से 80% तक मस्ट है। अगर 70 से 80% तक की नमी मेंटेन है जहां पे आप मशरूम उगा रहे हैं, तो मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, किसी विशेष स्थान पर किया जा सकता है। अब आप हमें पता होगी कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होती है। और दो चीजें हैं, उस स्थान विशेष का वातावरण या वहाँ की नमी मेंटेन करके कुछ टेम्परेचर को भी हम कम कर सकते हैं और वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी बंद कमरे में ऐसा हम करना चाहते हैं तो कोई खुला तापक्रम है, वहाँ मेंटेन करना थोड़ा सा कम संभव है। जैसे खुले में धूप ज्यादा है, आप चाहे सिंचाई स्प्रे कर दीजिए, पानी जल्दी से उग जाएगा। लेकिन किसी बंद कमरे में अगर सिंचाई कर दीजिए, पानी का फुहारा लगा दीजिए, वहाँ का टेम्परेचर बिलो हो जाएगा और वहाँ की ह्यूमिडिटी बढ़ी रहेगी। ऐसा है। इस क्लाइमेटिक कंडीशन पे हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो और 80 से 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस मौसम पे हम इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सबस्ट्रेट, सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट या प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट का चुनाव करना क्या है? माध्यम किसको होता है? इसमें कृषि में
या किसानों के पास जो भी फसल का अवशेष बचता है, जैसे आपने वहां पे लिखा हुआ है व्हीट स्ट्रा, पैडी स्ट्रा, उसके बाद भी और अवशेष है, जैसे बाजरे का स्ट्रा है, ज्वार का स्ट्रा है और गन्ने की खोई है, किसी और विशेष फसल का एक्सट्रैक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, उस पर भी बहुत आसानी से मिल्की मशरूम की खेती की जा सकती है। जैसे आप गेहूं का भूसा ले रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर सेगमेंट साइज हो, जैसे गेहूं कतराते हैं हम, एक प्रॉपर सेंटीमीटर में आता है उसका भूसा, जो जानवर आसानी से खा जाता है। अगर भूसे की साइज बड़ी हो तो घर में गाय और भैंस उसको खाना पसंद नहीं करते, तो उस साइज का भूसा मेंटेन हो जिसे जानवर बहुत आसानी से खा जाता हो या निकल जाता हो ना। अब आपको पता है कि कौन सा हम सबस्ट्रेट ले सकते हैं, माध्यम पता चल गया। उन सबस्ट्रेट को लेके हम एक्चुअल में करते क्या है, सबस्ट्रेट को लेने के बाद सर्वप्रथम हम उपचार करते हैं या उपचारित करते हैं, आपने पढ़ा है ना, ट्रीटमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, माध्यम को उपचारित करना। दो विधियां, केमिकल और हार्ड वाटर ट्रीटमेंट। थोड़ा सा अंतर है हार्ड वाटर ट्रीटमेंट, उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा। जो भी सबस्ट्रेट लेते हैं, चाहे वो गेहूं का भूसा होगा, चाहे वो धान का पुआल होगा, चाहे वो गन्ने की खोई होगी, उसे बराबर छोटी मात्रा में काट लीजिए, कुट्टी बना लीजिए, कुट्टी करके काट लीजिए या चारे की मशीन से काट लीजिए। उसको साफ सुथरे पानी में, दिखाना डिपिंग टैप वाटर या क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी में 12 से 14 घंटे तक डुबो दीजिए। जैसे कभी कभी हम धान से जब चूड़ा बनाते हैं ना, चूड़ा धान तो पहले भिगो देते हैं बोरी में करके, जूट की बोरी में या किसी ऐसी बोरी में भर दीजिए भूसे को या माध्यम को, जो पानी अच्छे से सोख कर ले, सक करे और अच्छे से डिप कर दे। 12 से 14 घंटे बाद उसको निकाल लीजिए। अब उसको उबलते पानी में 1 से 1.5 घंटे तक रखिए, उसी बोरी से डाल दीजिए या बोरी खाली करके सिर्फ भूसा उबलते पानी में डाल दीजिए 1 से 1.5 घंटे तक। इतना ध्यान रहे कि अगर आप 1 से 1.5 घंटे तक 60 से 90 मिनट मेंटेन नहीं कर पाते उबलना, तो कम से कम 40 मिनट तक तो वो उबलता ही रहे उस पात्र में। जैसे हम गन्ने के रस को उबालते हैं ना कढ़ाई में गुड़ बनाने के लिए, ऐसे ही वो उबलता रहे 40 मिनट तक। जब 40 मिनट कंप्लीट हो जाए, पानी से भूसे को अलग कर लीजिए, छान लीजिए और उसको फर्श पे फैला दीजिए। अच्छा फर्श हो, साफ सुथरा फर्श नहीं आपके पास, पॉलीथीन शीट बिछा दीजिए। उस पॉलीथीन शीट को 2% फॉर्मालिन सॉल्यूशन से स्टेराइज कर दीजिए और उस पर बहुत पतली लेयर भूसे की फैला दीजिए। क्लियर? अब उस पर भूसे फैला दीजिए, एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। जो पानी की एक्स्ट्रा, पानी की नमी कितना रखना है भूसे में, 60 से 70%, मिनिमम 60%। तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसे आप ड्रेन आउट होने तक फैले रहने दीजिए, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, चाहे वो बह करके निकल जाए। आप भूसे को निकालेंगे, ऐसे बता दे रहा हूं आपको, ऐसे हाथ में पकड़िए, ऐसे प्रेस करिए। अगर पानी नहीं टपक रहा है तो बहुत ही अच्छा माध्यम है अब कि उसमें हम स्पॉनिंग करें। जब हमारा सबस्ट्रेट बिल्कुल क्लीन हो गया है, जर्म फ्री हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जीवित नहीं है, उसे हमने ड्रेन आउट कर लिया। अब उसमें स्पॉनिंग करते हैं 4 से 5% पर 100 kg ऑफ वेट सबस्ट्रेट। वेट का मतलब समझते हैं गीला भूसा। अगर हम 10 किलो पानी को साथ भिगोते हैं ना, भूसा कम भिगोते हैं लेकिन नमी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वेट कर लीजिए आप। वो गीले भूसे की मात्रा, जैसे गीला भूसा 100 किलोग्राम है तो उसमें कम से कम 4 किलोग्राम स्पॉन मिला है। गीला भूसा, इसमें पानी की मात्रा हो और सूखा भूसा भी हो। अगर सूखे भूसे के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, 5 से 6% कर देते हैं, स्पॉनिंग रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना उसमें एक्सेस नमी की मात्रा होगी। दूसरा माध्यम आता है केमिकल ट्रीटमेंट, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। उसकी थोड़ी सी परिवर्तित विधि हम बता देते हैं। 100 लीटर पानी में 10 से 12 किलोग्राम भूसा लेते हैं ना, यही करते हैं। आप किसी भी पात्र में 90 लीटर पानी लीजिए, 10 लीटर पानी किसी अलग पात्र में लीजिए, अभी एक साथ नहीं करना। और जो 10 लीटर अलग पात्र में लिए हैं, आप किसी बाल्टी में लीजिए, किसी में भी, उसमें आप 7.5 या 7 ग्राम से 10 ग्राम वाबिस्टीन और 100 ml 100 से 125 ml फॉर्मालिन सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें बहुत अच्छे से हम घोल लेते हैं 10 लीटर पानी।
कभी कभी हम क्या करते हैं ना, बड़े पात्र में जब हम पामिस्टीन घोलने का प्रयास करते हैं तो नीचे तली में जाके चिपक जाता है। उससे बचने के लिए 10 लीटर बाल्टी पानी बहुत अच्छे से सोल्यूशन बनाते हैं। कोई भी पाउडर का पार्ट को वो तली में जाके चिपकेगा नहीं, उसके हर पार्ट के अलग अलग हो जाए और पानी के साथ अच्छे से घुल जाए। और फिर उसमें हम फॉर्मेलिन मिलाते हैं और फिर वो 10 लीटर पानी 90 लीटर पात्र में मिला के फिर हम घोलते हैं। अब सोल्यूशन बहुत अच्छे से तैयार होता है। अब जूट की बोरी में, चाहे किसी ऐसे बोरी में हम भूसे को रखते हैं, 12 से 14 किलोग्राम भूसा 100 लीटर पानी के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। क्लियर?